चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हमको उम्मीद है कि पीछे जितने भी चीज़ हम आपको बताए हैं वो आप भली भांति समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है सीरियस रहने की ज़रूरत है। अगर आप अकाउंटिंग चाहते हैं, कहीं कार्य करना चाहते हैं और काम धंधा से जुड़े रहना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखे क्यों कि हमको कहीं ना कहीं कुछ कार्य करना है या अपना भी कार्य करेंगे। हो सकता है कि आप कभी कंपनी के मालिक बन जाएं, आपका अपना बड़ा व्यवसाय हो जाए, तो कम से कम अगर आप अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज भी रखते हैं तो अपना लेखा जोखा तो आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये भी भूल लीजिए कि एडीसीए जो हम लोग नॉर्मल पढ़े, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब पढ़ रहे हैं, वो एक बेसिक नॉलेज है। प्रोफेशनल उसमें एक ही एक्सेल आती है और वर्ड आती है, जिसको हमको काम धंधा में हम यूज करेंगे। बाकी फिर हाई लेवल पर जाएंगे तो एक्सेस भी फिर अपने आप में है। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को कवर करता है। यहाँ पर जो है ये फुल्ली कॉमर्स बेस्ड है। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आप व्यवसाय करेंगे तो कॉमर्स के नियम के आधार पर करेंगे। जीएसटी देंगे तो कॉमर्स के आधार पर देंगे। कोई भी टैक्स जमा कर रहे हैं या ले रहे हैं किसी से, वो कॉमर्स और गवर्नमेंट रूल के आधार पर करेंगे। तो ये नियम तो आपको किसी हालत में फॉलो करना है। ठीक है ना। तो आखिर अकाउंट्स क्या है? अकाउंटिंग तो समझ गए कि लेखा जोखा करना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर अकाउंट्स शब्द आया है। अब ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। अकाउंट्स, हम इस शब्द को तोड़ते हैं। कल वाले क्लास में हम कुछ अर्थ बताए थे कि जब हम किसी शब्द को लेते हैं तो उसके कितने रूप आते हैं? 3 रूप आते हैं। एक शब्द का जो डायरेक्ट मीनिंग है, जिसको हम शब्दार्थ बोलते हैं, एक वो मीनिंग होगा। एक किसी शब्द का भाव के आधार पर मीनिंग होगा और उसके तत्व के आधार पर एक मीनिंग आएगा। ठीक है ना, जिसको हम तत्वार्थ बोलेंगे। तो कुछ ना कुछ जो शब्द हम तो नहीं थे, अकाउंट शब्द लगा हुआ है। अगर हम अकाउंट शब्द को यूं ही लेते हैं तो आप ध्यान पूर्वक इसको दिमाग में रखिएगा कि अकाउंट को अलग कर देते हैं, ऐसे नहीं लगाते हैं। तो क्रिया के रूप में अकाउंट का अर्थ होता है जवाब देना, है ना। और उसके साथ फॉर प्रीपोजिशन आता है, अकाउंट फॉर। ठीक है ना। आई एम नॉट, जैसे यूज करते हैं अकाउंटेड फॉर दिस मिस्टेक, आई एम नॉट अकाउंटेड फॉर दिस मिस्टेक। अब देखिए इस तरह से यूज किए। अकाउंट फॉर जवाब देना है, जवाबदेही से कोई कार्य करने के सेंस में, या उसके प्रत्युत्तर में जो हम देते हैं, ये उसके लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम समझेंगे अकाउंट्स क्या है। इसको तो नाउन बना करके, अकाउंट्स मतलब जिसमें हम लेखा जोखा करेंगे, वो नोटबुक या वो कॉपी या वो रजिस्टर। अब तो समझ में आ गया। आप कोई ना कोई कॉपी इस्तेमाल करेंगे ना, किसी न किसी रजिस्टर में नोट करेंगे ना। तो वो संपूर्ण बुक जो आपका है, जिसमें आप बिजनेस का लेखा जोखा रखते हैं, बिजनेस का लेखा जोखा उसमें दर्ज करते हैं, वो दर्ज की जाने वाली पुस्तिका जो है वो अकाउंट्स है। एक अपनी भाषा में जिसमें हम हिसाब को लिखते हैं, वो नोटबुक। अब ये भी बोला है कि नोटबुक भी आप जैसे तैसे नहीं लिख सकते हैं। जैसे आए किसी में लिख लिए, फिर दूसरे दिन आए किसी में लिख लिए, फिर तीसरे दिन आए कोई उसमें लिख लिए, तो फिर आप लेखा जोखा नहीं कर सकता। लेखा जोखा करने का अलग अलग पुस्तिका बनता है और उन पुस्तिकाओं का अलग अलग वैल्यू है और अलग अलग तरीके से उनका उल्लेख किया जाता है। उसी के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। देख लीजिए, अरेंजिंग आवर बिजनेस डिक्लेरेशन ऑन सिग्निफिकेंट नोटबुक्स इन अ सिस्टमेटिक वे इज कॉल्ड द अकाउंट्स। क्या हुआ कि अरेंजिंग आवर बिजनेस डिक्लेरेशन, बिजनेस में होने वाले घटनाओं का जो डिक्लेरेशन करते हैं, ठीक है ना, उसको कहीं ऑन सिग्निफिकेंट नोटबुक्स, एक प्रभावशाली मतलब जो कॉपी होती है वो एक विशेष कॉपी है आपके लिए, ठीक है। और इन अ सिस्टमेटिक वे, एक क्रमबद्ध तरीके से उसी नोटबुक को, उसी पुस्तिका को हम अकाउंट्स बोलेंगे। सबको समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखिए। इन दीज नोटबुक्स, इन पुस्तिकाओं में वी हैव टू अरेंज आवर ऑल द ट्रांजैक्शंस फॉर आवर
फर्दर कंक्लूजन्स। हम इन्हीं पुस्तिकाओं में बिजनेस में होने वाले सारे घटनाओं या होने वाले ट्रांजैक्शन को लिखते हैं कि हमको उसकी आगे अगर ज़रूरत पड़ती है हम उसका यूज करते हैं। वो नहीं रहेगा तो आप देख नहीं सकते हैं। अगर किसी ने दावा किया कि सर हम आपसे तो 5000 का माल लिए थे, आपने इसमें 5500 लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? अपना नोटबुक निकालेंगे, देखेंगे, तारीख देखेंगे किस तारीख को इससे हमारा बिजनेस हुआ है, उस बिजनेस को आप मिला करके उसको फिर जवाब देंगे, नहीं यहाँ 55 चढ़ा हुआ है, देख लीजिए रिसिप्ट। तब वो बोलेगा हमसे ही मिस्टेक हो गया या कुछ हो गया, या आपकी गलती है, तो आप वहाँ पर क्रॉस करेंगे, काटेंगे कि नहीं सचमुच में ये बाय मिस्टेक ऐसा लिखा गया, आपका 5000 का ही सौदा हुआ है। तो कैसे जाने? वो पुस्तिका के कारण जाने। फिर है आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एन अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ आवर बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या बोल रहा है? एन अकाउंट, अकाउंट जो होता है, अब अकाउंट का क्या अर्थ है? अकाउंट का शाब्दिक अर्थ कोई बताइए। अकाउंट का शाब्दिक अर्थ होता है खाता। अब खाने वाला खाता नहीं है ना, खाता मतलब जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका नाम। ठीक है, सेल किए हैं तो सेल होने की जो स्थिति है वो खाता, उसका नाम क्या है? ठीक है ना, सेल इनवॉइस है, परचेज इनवॉइस है, ठीक है ना, या और कुछ है, डे बुक है, क्या है वो? और उसमें इन्वॉल्व होने वाले जो शब्दावली हम लिखते हैं किसी ट्रांजैक्शन के नाम को इंगित करते हुए, तो वो खाता। एन अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ आवर बिजनेस ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड टू पर्सन्स। एक खाता क्या हो सकता है? एक खाता जो है किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, नेम ऑफ कंपनीज हो सकता है, कंपनीज का नाम हो सकता है, बैंक का नाम हो सकता है, फर्म्स का नाम हो सकता है, एसेट्स संपत्ति का नाम हो सकता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स रिलेटेड टू द बिजनेस हो सकता है। ये खाता का नाम हो सकता है। ठीक है, खाता को समझने के लिए एक और हम एग्जांपल यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। हम बोलेंगे कि आपके पास एक खरीदार आता है, ठीक है ना, आप एक दुकान चला रहे हैं, ग्राहक जिसको बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको कस्टमर बोला जाता है। ठीक है ना, ग्राहक आता है, वो आपसे सौदा लेता है, या तो नगद या उधार, कुछ भी है ना। उधार लेता है तो आप उसका नाम लिख लेते हैं, तिथि लिख लेते हैं, कितना वो जो दर्ज किए, तो वहाँ पर दे दिए। मान के चलिए कि हम लिखे मोहन नाम का व्यक्ति आपके पास पहुँचा, मोहन, तो उसको जो राइटिंग करेंगे हम, मोहन का नाम दे करके एपोस्ट्रोफे लगाएंगे उसके ऊपर, मोहन की खाता। तो कैसे लिखेंगे? मोहन्स अकाउंट। ठीक है ना, ये नाम जब भी आएगा एपोस्ट्रोफी के साथ आएगा, मोहन्स अकाउंट। तो मोहन अकाउंट जो हम लिखे वो मोहन का खाता हो गया। ठीक है ना, या बैंक से हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट वहाँ पर यूज किया जाएगा, या SBI अकाउंट यूज करेंगे, HDFC अकाउंट यूज करेंगे, आया इसी तरह से बैंक ऑफ इंडिया या किसी तरह का बैंक है, उसका जब नाम डाल करके खाता इंगित करेंगे तो वो नाम एपोस्ट्रोफी के साथ लगता है। ठीक है, अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। हम यहाँ पर अलग अलग क्लासीफाई किए, क्योंकि फिर से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डायरेक्ट तीनों अकाउंट को एक साथ किए, पिछले क्लास में बताए थे पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तो क्लासिफिकेशन आपकी एक छूट जाएगी। तो वहाँ पर जब आप इंटरव्यूज़ में जाएंगे तो वो भी बोलेंगे चल जाएगा, लेकिन जब क्लासीफाइंग आएंगे तो उसको तोड़ना है ना, क्योंकि उसका ब्रांच अलग अलग पार्ट से बिलोंग करता है। यहाँ पर 2 ही तरह के खाते हैं, क्या नाम है? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट्स, व्यक्तिगत खाते और अव्यक्तिगत खाते। समझ में आ रही है सबको? अब देखिए पर्सनल अकाउंट्स का क्या तात्पर्य हुआ। व्यक्तिगत खाता किसको बोलेंगे? ऐसे भी व्यक्तिगत आप समझ सकते हैं, आप लोग ग्रामर में प्रॉपर नाउन पढ़े होंगे, स्पेशल नेम ऑफ एनीथिंग। क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि कुछ ऐसे तथ्य को इंग्लिश से कनेक्ट करके करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। व्यक्तिगत मतलब निजी। अगर आपके पास कोई कलम है तो व्यक्तिगत है कि सार्वजनिक है? बैंक में जाता है, एक कलम है जिसमें रस्सी लगा हुआ है, वो व्यक्तिगत है कि सार्वजनिक है ना। आप पानी पीते हैं गिलास में, व्यक्तिगत है सार्वजनिक है?
कुएं के पास जाते हैं या प्याऊ लगा हुआ है कहीं भी, वहाँ पर एक गिलास सिक्कर या जंजीर में जोड़ा हुआ है, वो व्यक्ति कहता है कि सार्वजनिक, ये समझ में आना है। तो यहाँ पर क्या है, वैसे खाते जो निजी हो या किसी खास एक व्यक्ति या वस्तु से रिलेट करता हो, वो व्यक्तिगत खाता हो जाएगा। अपने मन से भी समझ सकते हैं इसको, है ना। अब देखिए यहाँ पर द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू द इंडिविजुअल पर्सन्स, फर्म्स, institution, debt of schools and colleges or companies as well as banks etc. are known as personal accounts। हम यहाँ पर कोचिंग चला रहे हैं, इसके मालिक थर्ड से कहीं से है, डायरेक्ट हम इसमें डिसीजन करेंगे, हम इसमें मेकिंग करेंगे, ठीक है ना। किसी एक व्यक्ति का उसमें अधिपत्य लगा हुआ है। आप कोई दुकान चला रहे हैं, कहीं न कहीं एक मालिक है जिसके नाम से वो खोला हुआ है, ठीक है। कहीं देखते हैं विकास मोबाइल एंटरप्राइजेस, तो समझ गए विकास मालिक है उसका, ठीक है ना। आपका खाता एक बैंक में खुला हुआ है जिसमें आपका नाम है पर्सनल, और कोई भी लेन देन उसी खाते में जाता है, तो वो खाता किसका है, पर्सनल आपका है ना। तो जो एक व्यक्ति को के बारे में बताए, वो वैसा खाता जो एक व्यक्ति से संबंधित हो। और कौन कौन सा खाता पर्सनल अकाउंट्स हो सकता है, हम उसमें लिखा हुआ है पर्सन्स, फर्म्स, इंस्टीट्यूशन, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, बैंक का नाम, कंपनी का नाम इत्यादि वगैरह वगैरह। पर्सनल अकाउंट का मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पर कहता है पर्सनल अकाउंट्स के 3 भेद हैं। अब 3 भेद कौन कौन है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, इसका क्या अर्थ हो गया, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते, ठीक है। और तीसरा हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, प्रतिनिधित्व करने वाले खाते। 3 तरह के पर्सनल अकाउंट्स हुए, है ना। एक बार ऊपर से क्या क्या पढ़े इसको एक बार रिपीट करते हैं। अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स क्या है, जिसमें हम खाता धारियों का सूची बनाएंगे, लिखेंगे, ट्रांजैक्शन को नोट करेंगे, है ना। करने की विधि अकाउंटिंग था, जिसमें हम करेंगे वो सारी पुस्तिकाएं, नोटबुक्स, वो खाता है, ठीक है। खाता कितने प्रकार के होते हैं, 2, कौन कौन, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट्स में क्या क्या चर्चा किया गया, व्यक्ति का नाम का चर्चा किया गया, फर्म का नाम चर्चा किया गया, कंपनी का नाम चर्चा किया गया, बैंक का नाम का चर्चा किया गया है पर्सनल अकाउंट्स। तो पर्सनल अकाउंट्स के कितने भेद हैं फिर, 3। क्या कौन कौन है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। इसको एक लाइन में आप समझ सकते हैं, हम शॉर्ट में इसको समझाते हैं, ठीक है ना। वैसे पढ़ेंगे तो ये भी आपके लिए क्लियर है। पर्सनल अकाउंट्स में क्या है, द पर्सनल अकाउंट्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एनी पर्सन आर नॉन एज नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। ऐसे खाते जो डायरेक्ट किसी व्यक्ति के नाम का हो, जैसे मोहन खाता लिख दिए, मोहन का खाता है, देखिए इसमें सब व्यक्ति का नाम, रामजीलाल अकाउंट, सीताज अकाउंट या कुछ भी और इस तरह का लिखता है। इसमें जब भी लिखेंगे अकाउंट्स को कैसे लिखेंगे, A/C के रूप में, और नाम के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, है ना। आप मेरे पास नाम लिखा है तो रितेश अकाउंट या नाम आपका लिखा हुआ है, तो वो खाता हो गया एक व्यक्ति का। और व्यक्तिगत खाते इसीलिए इसको क्लासीफाई किए तो ज़्यादा बेटर हो गया आपके लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, ऐसे खाते जो व्यक्तिगत हो और हिडन रूप से कोई व्यक्ति ही मालिक हो, लेकिन ऊपर से आपको पता नहीं चले, है ना। मान के चलिए कि हम कहीं पर प्रचार दिए और हम अपना नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन लिख दिए ATC वर्ल्ड, ये भी तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, कंपनी का नाम है, लेकिन उसका चलाने वाला कोई एक व्यक्ति ही है, जिसमें एक व्यक्ति हो। ये देखिए क्या कहता है, द पर्सनल अकाउंट्स विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एनी पर्सन्स, जो किसी खास व्यक्ति से सीधे सीधे ताल्लुक नहीं रखता हो, उसको नहीं दिखाता हो, बट एक्ट एज ह्यूमन रूल, लेकिन आदमी की तरह ही कार्य करता हो। आप ATC वर्ल्ड है तो कोई ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो आपको पढ़ा रहा है, उसमें पढ़ाने वाला एक व्यक्ति है, ठीक है ना। नाम वो अलग से उसको हाईलाइट किया,
बहुत जगह आप पढ़ते हैं तो टीचर का ही नाम है, ठीक है, टीचर का ही नाम डाला हुआ है। लेकिन बहुत ऐसा इंस्टीट्यूट है वहाँ पर उसके सेंटर का नाम डाला हुआ है, लेकिन काम करने वाला व्यक्ति ही है, मालिक वही है, ठीक है ना। वैसे खाते क्या कहलाएंगे? आर्टिफिशियल, कृत्रिम खाते। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे एबीसी कंपनी, हो सकता है कोई अपने नाम से एबीसी कंपनी खोला हो, है ना। ईटीसी, जैसे हम ईटीसी अकाउंट, स्टार इन्फोटेक अकाउंट इत्यादि। कोई व्यक्ति कोई दुकान ही चला रहा है, उसका अपना नाम लिख दिया, ठीक है। कोई इंस्टीट्यूट चला रहा है तो कोई सर अपने आप को हाईलाइट किया है तो नाम से डायरेक्ट हो गया, लेकिन उसका नाम रख दिया है तो फिर वो आर्टिफिशियल हो गया। और डायरेक्ट नाम ऊपर में दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट से। अंतर ध्यान रखना है ना। किसी कंपनी का लेबल लगा दिया है तो क्या हो जाएगा? लेबल लगा के चला है तो आर्टिफिशियल, और डायरेक्ट नाम को इन्वॉल्व करके रखा है तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, अब यहाँ पर रूल्स है, पहले रिप्रेजेंटेटिव को देख लीजिए। रिप्रेजेंट का अर्थ होता है इसमें प्रतिनिधित्व करना, लेकिन कुछ ऐसे कंपनीज हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके मालिक कई होते हैं, जिसमें एक से अधिक मालिक हो, एक से अधिक मालिक उसको रिप्रेजेंट करता हो और सब मालिक का वैल्यू बराबर हो, है ना। जो कमेटी टाइप से हो, एक कमेटी होता है ना, उसमें 6-7 आदमी होता है, वो मालिक होता है। आप ही कोई कंपनी, जैसे हम आगे जो है आत्मदर्शन के नाम से कर रहे हैं, उसमें कमेटी बैठेगी, कमेटी का गठन होगा, और वो कमेटी में अगर हम कोई चीज़ वहाँ पर इन्फोर्स करना चाहते हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो हमको उस कमेटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम आज से इस चीज़ को यहाँ पर लागू कर रहे हैं। वह डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन अभी जो है हम डायरेक्ट डिसीजन लेंगे, कल 4 दिन कोचिंग नहीं चलेगा, तो आपको उस सूचना को मानना पड़ेगा। लेकिन उसमें अगर कोई चीज़ हम ऐसा करते हैं तो हमको पहले, अगर 6-7 आदमी हैं तो 6 आदमी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आज से कंपनी में ये बदलाव हो रहा है या इस तरह का, तो हमको सूचना देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में और ऐसे कंपनी और फर्म्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? सबको पर्सनल अकाउंट समझ में आया? आप अगर कॉमर्स पढ़ते तब मज़ा आता, तब समझ में आता है, वहाँ ज़्यादा समझ रहे हैं, यहाँ ज़्यादा आपको समझ में आ रही है। आप वह किसी भी हालत में इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ते हैं, वो सीधा बनाने के लिए दे देता है और बच्चे डिप्रेस पे चले जाते हैं। मजबूरी में कॉमर्स ले लिया है तो अलग बात है, लेकिन इतना डिटेल्स अभी तक भी पता नहीं है किसी को, है पता? वो डिटेल्स पता नहीं है, क्योंकि हम हैबिचुएटेड हैं, टीचिंग इज़ माई पैशन। हम जिस विषय को पकड़ते हैं तो पहले इसी तरह से हम कवर करेंगे ताकि ये चीज़ मेरा फ्यूज नहीं करे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए गोल्डन रूल्स को ठीक से देखिए, एकदम गोल्डन रूल्स, थोड़ा सा गोल्डन रूल्स को थोड़ा सा बोल्ड कर देता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एकदम कितना छोटा सा रूल, इसको याद रखना है। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको सेव भी कर लेते हैं, हो गया। देखिए कितना छोटा सा है डेबिट। अब हम इसके पहले अकाउंटिंग रूल में पीछे चलते हैं। आपको क्या बताया अकाउंटिंग, क्या बताया कि अकाउंटिंग के 2 पक्ष होते हैं, है ना। एक पक्ष डेबिट कहलाता है, दूसरा पक्ष क्रेडिट कहलाता है, या एक पक्ष क्रेडिट कहलाएगा, दूसरा पक्ष डेबिट कहलाएगा। अब तो टेंशन यहाँ पर ये भी है कि डेबिट क्रेडिट किसको करेंगे। अब यहाँ से आपको डेबिट क्रेडिट समझना है। अगर पर्सनल अकाउंट्स होगा, जैसे राधा का खाता, राम का खाता, श्याम का खाता, मोहन का खाता, SBI खाता, ये कुछ भी रहेगा, इस तरह का खाता जो पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है ना। अगर वो प्राप्त करता है, फिर से सुनिएगा, प्राप्त करता है रिसीवर, तो उसके पक्ष को हम डेबिट करेंगे। क्लियर है? अगर यही खाता, राम का खाता, श्याम का खाता, SBI, HDFC का खाता देनदार है, वो देने वाला है, लेने वाला नहीं है, तो उसके पक्ष को हम क्या करेंगे? गिवर। समझ में आ रही है ना? है ना। मान के चलिए आप बैंक गए, वहां से लोन ले रहे हैं, तो रिसीवर कौन है? और आपका नाम रितेश कुमार है, तो लेनदार कौन है? रितेश या बैंक? आप ले रहे हैं, तो आपका पक्ष डेबिट होगा क्रेडिट होगा? रिसीवर जो है, रिसीवर जिधर पैसा जिसके पास जा रहा है
उसके नाम को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है ना। और बैंक देनदार, बैंक भी आपका पर्सनल अकाउंट है और लेने वाला भी पर्सनल अकाउंट है, किसी को भी फार्मूला लगाइए, है ना। और बैंक का साइड जो रहेगा वो क्रेडिट में चला जाएगा। क्लियर हो गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मान के चलिए आप अकाउंटेंट हैं, हम आपका ग्राहक हैं, हम आपको पैसा दिए, तो हर जब भी इसकी हम चर्चा करेंगे तो आगे एक नियम आएगा जिसको बोलेंगे जर्नल एंट्रीज। अब सबसे बहुमूल्य चीज आएगा, और यही आप वहाँ खूब यूट्यूब पर देख के लिख लीजिए, राइटिंग कर लीजिए, और यहाँ पर सीरियस आप नहीं रहे तो उधर मेरे पास कोई इलाज नहीं रहेगा। आप जर्नल एंट्रीज नहीं समझे तो आप टेली में वर्क बस खाली लेजर बना के बैठ जाइएगा। फिर जैसे नहीं होता है, जब आप प्रैक्टिकल थ्योरी में नहीं आते हैं तो आप अपने मन से आते हैं, खोलते हैं, टाइपिंग करते हैं, घर चले जाते हैं। ये काम इसमें भी होगा। अगर आप आज के क्लास में जो नहीं है, अगर ऑनलाइन नहीं समझे हैं तो ऑनलाइन फिर, चूँकि वहाँ पर क्या होता है, यहाँ आप फोकस्ड हैं, है ना। जब आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में आपकी समस्याएं डिफरेंट हो जाती है, बहुत चीज़ आप मोबाइल में भी नहीं समझते हैं। उसको समझने के लिए आपको एकांत रूम में जाना पड़ेगा, और आपकी समस्या वहाँ पर गर्म है तो कोई आपको समझा नहीं सकता है। आप खूब देखिए, ठीक है ना, वो आपको नहीं समझ में आएगा। वहाँ पर भी आपकी समस्या जब तक ठंडी नहीं होगी तब तक आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको हम ज़बरदस्ती जैसे भी हो मोटिवेट करके हम आपको रिलैक्स मोड में डालते हैं, तब उसको पढ़ाना चालू करते हैं। टीचर ऐसे खाली पढ़ाना चालू कर देगा थोड़े, हम लोग ऐसे पता कर लेंगे कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है, फेस देख करके ही बता दें। टीचर को इतना आँख है दिया हुआ, ठीक है, वो फेस से ही दिखता है कि कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये डेबिट पक्ष समझ में आया। डेबिट किधर जाएगा, पर्सनल अकाउंट पे, जिधर जो ले रहा है डेबिट हो जाएगा, जो दे रहा है क्रेडिट हो जाएगा। एकदम फार्मूला एकदम सरल सा है। हम आपको दे रहे हैं तो मेरा पक्ष क्या हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, जब भी जर्नल एंट्रीज में आएगी तो दो अकाउंट हमेशा इन्वॉल्व रहेगा, मोर देन 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक खाता इन्वॉल्व रहेगा ट्रांजैक्शन में। अब बोलिएगा इसमें एक आदमी यहाँ पर हम दे रहे हैं तो 2 खाता कैसे आता है। हम आपको कुछ पैसा दे रहे हैं, मान के 500 रुपया, है ना। जब वहाँ कैश हम आपको दे रहे हैं तो कैश भी एक खाता है और देने वाला भी एक खाता है। लेने वाला इन्वॉल्व नहीं होता, लेने वाला तब इन्वॉल्व होता है जब उधारी कुछ होती है ना। वहाँ पर आपने क्या लिया हमसे, कैश, तो कैश अकाउंट DR2 किससे लिए, जिससे लिए उसका पक्ष CR हो जाएगा। समझ में आ गया। हम आप देनदार, आपका पक्ष जो हो यानी जो कैश जिधर फ्लो होगा वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। जो दे रहा है हमारे पास से तो निकल गया पैसा, जिसके पास से हट गया पैसा दे दिया तो उसका पक्ष हो जाएगा CR। चलिए आगे ऊपर देखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, इसको एक ही बार में पढ़ना है, हम दूसरे क्लास में इसको शॉर्ट में रिवीजन मार देंगे, वो अलग है। यहाँ पर देखिए, हाउ टू ईजिली आइडेंटिफाई द पर्सनल अकाउंट्स। आप इसको कैसे पहचानेंगे कि पर्सनल अकाउंट्स है। तो उसके लिए वैसे ऊपर में हम बता ही चुके हैं व्यक्ति का नाम। अब यहाँ पर देखिए क्या, द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन है तो व्यक्तिगत खाता है। नेम ऑफ बैंक्स, बैंक अकाउंट्स है, पर्सनल खाता है। नेम ऑफ कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस विच आर ऑपरेटेड थ्रू ए चैनल ऑफ ओनर्स, वो भी पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है। अब देखते हैं इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट क्लियर हो गया। इम्पर्सनल जो विच इज नॉट पर्सनल, उसका एक लाइन में हम समझ सकते हैं। पहले पर्सनल, जो पर्सनल अब नहीं हो, इसको बोलते हैं अव्यक्तिगत, यानी अवास्तविक, उधर था वास्तविक खाते, है ना। यहाँ इसको इम्पर्सनल अव्यक्तिगत खाते, हम गलती वहाँ पर यूज कर रहे थे, आगे आएगा उसका चर्चा, है ना। इम्पर्सनल जो पर्सनल नहीं हो, अव्यक्तिगत खाते। अब इसमें क्या कहता है कि द अकाउंट्स विच आर नॉट रिलेटेड टू एनी पर्सन, व्यक्ति के नाम से कोई मतलब नहीं है, फर्म से मतलब नहीं है, कंपनी से मतलब नहीं है। मीन्स द अकाउंट्स दैट आर रिलेटेड टू थिंग्स, अर्थात वो किसी वस्तु से जुड़ा हुआ हो। दैट कैन बी टच्ड और लिफ्टेड, जिसको हम उठा सकते हैं, छू सकते हैं, और
लिफ्टेड और सच अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू दोज अकाउंट्स विच आर नॉट सीन और टच्ड, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, उठा सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, और दूसरा जिसको छू नहीं सकते हैं, जिसको देख नहीं सकते हैं, जिसको इधर उधर नहीं कर सकते हैं, वैसे अकाउंट भी क्या कहलाएंगे? इम्पर्सनल अकाउंट्स। क्लियर है? वस्तु से जुड़ा हुआ हो या अवस्तु, बस एक लाइन में समझ लेना, जो वस्तु सूचक भी हो और अवस्तु सूचक भी हो, वैसे अकाउंट्स क्या कहलाएंगे? इम्पर्सनल अकाउंट्स। आगे देखते हैं। अब इसमें जो है इसके दो भेद हैं। पहला है रियल अकाउंट्स, वास्तविक खाते। ये यही रिपीट मेरे दिमाग में उसमें आ गया, वास्तविक खाते मतलब, और एक होगा अवास्तविक खाते। वास्तविक खाते में क्या है? द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू दोज थिंग्स ऑफ विच वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी एंड विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस आर नॉन एज रियल अकाउंट्स। ठीक है ना? वैसे खाते उस वस्तु को बता रहा है जिसका वैल्यू हम पैसे में कर सकते हैं या बिजनेस की प्रॉपर्टीज हो वो, तो वैसे खाते को हम रियल अकाउंट्स बोलेंगे। वस्तु सूचक सीधा याद रखना है ना। जैसे यहाँ पर देखिए कैश अकाउंट, फर्नीचर, गुड्स, ये सब जो अकाउंट्स हम यूज करेंगे वो रियल अकाउंट्स में आ जाएगा। इसके दो भेद हैं फिर, टेंजिबल रियल अकाउंट्स और इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। टेंजिबल को भी तुरंत समझ लेना, मूर्त, जिसको हम देख सकते हैं आंखों से, जो वस्तु के फॉर्म में हो, और इनटेंजिबल अमूर्त, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जो वस्तु के रूप में नहीं हो, जिसको हम कल्पना में मान सकते हैं। ठीक है ना? अगर मान के चलिए कि हवा है, फील कर सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी है। ठीक है ना? तो एक और लेते हैं, जैसे ऊपर में हम चर्चा किए थे अभी कैश, तो कैश को आप देख रहे हैं, ठीक है ना? कैश को आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो कहने का है, दीज आर द अकाउंट्स विच कैन बी टच्ड, फेल्ट और मेजर्ड, इसको छू सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं, उसको नाप भी सकते हैं। इंटेंजिबल दोज अकाउंट्स विच आर नॉट टच्ड बट ऑफ कोर्स द वैल्यू ऑफ दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, उसको देख नहीं सकते हैं लेकिन उसका मूल्यांकन हम पैसे में कर सकते हैं, वैसे खाते इंटेंजिबल रियल अकाउंट में आ जाएगा। आगे देखिए, अब इसका खाता देखिए। पहले इसमें ये जाना है, वस्तु सूचक वाला है ये, वस्तु, रियल अकाउंट मतलब वस्तु और अवस्तु दोनों है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी पर्सनल अकाउंट में क्या देखे कि पर्सनल अकाउंट में देखे कि डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर का पक्ष है वो डेबिट पक्ष हो जाएगा और गिवर पक्ष क्या हो जाएगा? क्रेडिट पक्ष हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि अगर रियल अकाउंट है, आपके व्यवसाय में आ रहा है डेबिट, व्हाट कम्स इन योर बिजनेस, जो आपके बिजनेस में आ रहा है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट योर बिजनेस, एक जो है आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है। मान के चलिए कि आप यहाँ पर ट्रक उतारे और माल आ गया, तो गुड्स जो है, देखिए गुड्स देखे थे ना, रियल अकाउंट था, तो गुड्स आपके पास आ रहा है, तो सारा गुड्स क्या हो जाएगा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। जो आपके बिजनेस में आ रहा है तो क्या होगा? डेबिट, और जा रहा है तब, यहाँ से आप किसी को माल दे रहे हैं, काउंटर पर आए, कोई माल लेके चला गया, तो फिर क्रेडिट, वो गुड्स फिर है ना, जो आपके हाथ से निकल रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब है नॉमिनल अकाउंट। उदाहरण पर है रियल, वास्तविक खाते, ठीक है ना। अब अवास्तविक खाते में ये आपका आ जाएगा नॉमिनल, उसके अंतर्गत, ठीक है ना। द अकाउंट्स विच रेफर टू द इनकम्स, एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट एटसेट्रा आर नॉन एज नॉमिनल अकाउंट्स। वैसे खाते जिसका संबंध इनकम से हो, आय से हो, एक्सपेंसेस खर्च से हो, डिस्काउंट छूट वगैरह से हो, इंटरेस्ट सूद या ब्याज से हो, ये सारे खाते नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। अगर आपका खर्च है या नुकसान है तो डेबिट होगा। जैसे हम रूम किराया देंगे तो रूम किराया पक्ष क्या हो जाएगा? हमारे लिए घाटा है या लाभ है? घाटा है, तो उस पक्ष
जो रेंट हम जब भी पेड करेंगे तो DR हो जाएगा, लेकिन यही मेरा रूम है और आप किराए पे लिए है और हर महीना आप हमको देने आते हैं, तो वो रेंट जो है मेरे लिए फिर लाभ हो जाएगा। तो लाभ हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना। ये 3 पक्ष आपके सामने था आज। ये तीनों पक्ष को समझ में आया सबको? इस चीज़ को आप 2-3 बार करके फिर से रिपीट कीजिएगा। फिर हम इसको रफ करेंगे, हम इसको कॉपी कलम में कैसे बनता है, एक इसमें सब्र रखिएगा। सब्र नहीं रखेंगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा, मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने में। जिस चीज़ को आप समझेंगे ही नहीं, जैसे आपको बोला गया था कि SGB कीजिए और एक आदमी बच्चा आया और ऐसे हाथ पे हाथ बैठा रहा और एक बार भी नहीं किया, क्या उसको बल लगेगा टाइपिंग में कभी? क्या आपने वहाँ बात रखा, उंगली रखा, प्रैक्टिस किया और 10 मिनट के बाद आप फ्री हो जाते हैं, फिर चला लगता है ना। सेम उसी तरह से 1 सप्ताह का हम इसमें वर्कआउट है। 1 सप्ताह तक कष्ट करना है। जब आप मैनुअल सीखने लगेंगे और उधर ऑपरेटिंग में तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता है। टाइपिंग अच्छी तरह से जानता है, वर्ड जानता है, एक्सेल जानता है, पावर पॉइंट जानता है, तो आपका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कंप्यूटर कैसे खोले। आज जो खाली टेलिए पढ़ने आता आज, तो इतना ही दिन सीखता और उसको उंगली रखने भी नहीं आता कि कौन बटन किधर है, फाइल किधर जा रहा है, वो नहीं समझ में आता। तो आप लोग भाग्यशाली है कि पहले बेसिक चीज़ आप पढ़ चुके हैं और यहाँ से आप प्रोफेशनल पैकेज पढ़ रहे हैं और कहीं से दिक्कत नहीं होगी, आप विश्वास रखिए। ठीक है, इसको लाइन बाय लाइन आप फेयर कर लेंगे स्थिर से। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, तब ना आपको पता चलेगा कि हम डालें। इंग्लिश भी आपका आने वाला है, आप नहीं पढ़ पा रहे, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, उसमें 10th चैप्टर निकाल लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम आज का क्लास यहीं पर रखेंगे।